अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। पोलैंड में क्या अप्रैल और मई की इनटेक अवेलेबल है, क्या उसके कितने चांसेस हैं मेरे एडमिशन के, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या मुझे वीज़ा अपॉइंटमेंट टाइमली मिल जाएगी, क्या जो है वो वीज़े के कितने चांसेस हैं, और इसके मतलब जो भी क्वेश्चंस आपके छोटे दिमाग में गर्दिश कर रहे हैं तो उनको कवर अप करने के लिए ये मैंने वीडियो बनाई है। इस वीडियो से आपको सारे पॉइंट्स स्टेप बाय स्टेप जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को लाजमी देखें। पोलैंड की जो भी यूनिवर्सिटीज़ की इन्फॉर्मेशन है, पोलैंड वीज़ा के बारे में, पोलैंड स्टडी के बारे में, वो मेरे चैनल्स पे अवेलेबल है। हर टॉपिक को मैं कोशिश करता हूँ कवर अप करने की, और इसके बारे में मज़ीद भी अगर आपको किसी टॉपिक पे कुछ स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो मैं उसके लिए बना दूंगा, आप उस नीचे कमेंट करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। Cause I don't give a fuck what you say. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चे मुझसे पूछते हैं, जैसे मैसेज करते हैं, क्या हम फेबररी मार्च जो इनटेक है इसके लिए आ सकते हैं। देखें, जो भी इनटेक है, 2 मेजर इनटेक्स हैं पोलैंड में, तो उसके लिए आपको कम से कम 4 माह का आपका गैप होना चाहिए आपकी क्लासेस में और आपके जो है वो वीज़ा होने में। ठीक है, अगर आप फेबररी इनटेक जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं तो वो फेबररी के अंदर उनकी जो है वो डेडलाइंस हैं या उनकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो वो मार्च तक, मिड मार्च तक जो है वो बच्चों को अलाउ करती हैं कि आप क्लासेस को ज्वाइन कर लें। तो देख लें कि अब ये जनवरी स्टार्ट होने लगा है, तो इसलिए अब ये ऑप्शन आपके पास ख़त्म हो चुकी है कि आप फेबररी इनटेक में आ सकें। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अभी फेबररी में, फर्स्ट वीक ऑफ फेबररी उनके एडमिशन्स ओपन हो रहे हैं, और वो जो है वो उनकी इनटेक्स होंगी मार्च के अंदर और कुछ के अप्रैल के अंदर। अगर आप में उनमें अप्लाई करें तो आप मार्च में जो है, अगर आप अप्रैल तक, 30 अप्रैल तक आपको एक्सटेंशन मिल जाती है तो आपको एम्बेसी की अपॉइंटमेंट मिल रही है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो गया कि कौन सी इनटेक है जिसमें, और सब्जेक्ट्स कौन से अवेलेबल हैं। देखें, जाओ अभी तक मेरे पास जो यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट हैं जो यहाँ पे ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, उसमें आपके मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स हैं, उसमें आपके जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस है, उसमें आपके मास कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट्स हैं, उसमें इवन अब आईटी के सब्जेक्ट्स की भी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ओपन हो रही हैं। इसके अलावा एक और बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ कि आपको जो यूके की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके भी कैंपसेस यहाँ पे ओपन हो रहे हैं और उनके भी सब्जेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो जो बच्चे अभी इस बात पे कंफ्यूज हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल होंगे, तो उनके लिए ये क्लियर कट है। देखें, पहला प्रॉब्लम ये हुआ कि जब अगर आप फेबररी मार्च के लिए इंटरेस्टेड हैं तो तब आपको एटलीस्ट नवंबर के लास्ट या इससे भी अर्ली आपको जो है वो एडमिशन अपना प्रोसेस कर देना चाहिए, ताकि आपके पास 3 से 4 मंथ्स का गैप हो। और बीच में ये क्रिसमस हॉलीडेज़ भी आ जाती हैं, तो एम्बेसी में आपके पूरे अराउंड 1 मंथ की आपकी जो है वो एम्बेसी बंद हो जाती है, और वहाँ से ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है कि आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। अब राउंड अबाउट 10 से 15 बच्चों के जो है वो एक्सेप्टेंस लेटर आ चुके हैं, लेकिन वही के अपॉइंटमेंट का इशू चल रहा है। और अपॉइंटमेंट के इशू में मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि पाकिस्तान में ये ब्लैक मार्केट है आपकी, बाकी एम्बेसीज की तरह यहाँ पे भी आपकी बोली लगती है। तो जो बच्चे फिर इसको अफोर्ड कर सकते हैं वो इसको बोली के ज़रिए अपनी अपॉइंटमेंट्स को कंफर्म कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द टोटल प्रोसेस टाइम। देखिए, मैं जो भी बच्चा मेरे से कांटेक्ट करता है मैं उसको कम से कम 3 से 4 माह का प्रोसेस टाइम बताता हूँ। कुछ बच्चे जो हैं वो ऐसे इमेच्योर बिहेव करते हैं, सर नहीं मुझे अभी फेबर इनटेक में जाना है, मुझे अभी जो है वो मार्च इनटेक में जाना है मुझे। देखें, जो मोस्ट फिजिबल होगा, जो मोस्ट अकॉर्डिंगली जिस यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स होंगे, कब आपको अपॉइंटमेंट मिलनी है, ये सारे फैक्टर्स को देखना होता है। फिर मैं आपको इस टाइम जो है वो टाइमलाइन पूरी बताता हूँ, और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें, आपके इवन अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं पूरे होते तो कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इस चीज़ को समझें कि ये कोई बाहर की यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं, आप पाकिस्तान से मूव करना है, आपको वीज़े की ज़रूरत है, आपको एडमिशन की ज़रूरत है, आपकी बहुत सारी और रिक्वायरमेंट्स हैं, अपने बॉर्डर कंट्रोल की रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो टाइमलाइन बनती है, इसमें एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल भी हुआ तो 3 to 4 मंथ्स है। बहुत ही इमेच्योर बच्चे क्वेश्चन करते हैं, सर मैं तो इस इनटेक से आगे नहीं जा सकता। मैं, यार मुझे समझ नहीं आती कि जितना टाइम आप लोगों ने पाकिस्तान में पूरी ज़िंदगी ज़ाया कर दी, अब आपको 1-2 महीने से इतना फ़र्क पड़ रहा है जी में, और ऐसे समझते हैं जैसे ये कोई एहसान कर रहे हैं। एम्बेसी वहाँ पे बैठी हुई है आपके इंतज़ार में, आइए आपको फूलों की सेज पे मैं जो है वो वीज़ा दे देता हूँ। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। वी आर वेरी मैंगो पीपल, मैं हर वीडियो में बता चुका हूँ। और कुछ बच्चे मेरी वीडियो के नीचे जो पॉजिटिव कमेंट करते हैं वो भी अच्छे लगते हैं, जो नेगेटिव कमेंट करते हैं उनको भी मैं बहुत पसंद करता हूँ। कुछ बच्चे कहते हैं यार सर आप फ्रॉडी हैं, तो मैं, हाँ मैं फ्रॉडी हूँ, हाँ मैं बागी हूँ, ठीक है। जिसने काम करवाना है वो पैसे दे, वो मैं उसका काम करूँगा और टाइमली करूँगा। और कुछ बच्चे जो है
इस चीज़ को देखें, मैं आपको सीधी बातें करता हूँ इसलिए आपको बुरी लगती है। मैं कोई आपको झूठे ख्वाब नहीं दिखाता, कोई ये नहीं सच कह देता कि जी आपका तो डन बेस है ही वीज़ा, आपको तो कोई मसला ही नहीं है, और फिर आप वीज़े के जो काउंटर्स है वो मुंह लटकाए जब आप पासपोर्ट कलेक्शन करने जाएं। तो बेहतर है कि बंदा इनको पहले में सच बात बता दे। अब फिर क्वेश्चन आ जाता है कि सर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है पोलैंड के लिए या किसी भी कंट्री के लिए। मैं सबसे पहले कहता हूँ कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई आप उनको डॉज नहीं कर सकते, कोई इसमें आप जो है वो फ्रॉड नहीं लगा सकते। यूरोप की जो एम्बेसीज हैं यहाँ पे आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत मैटर करती है। जिसका अकाउंट बिल्कुल खाली है, जो कहता है मैं इन्वेस्टर से अपनी बैंक स्टेटमेंट बना लूँगा, मेरी तरफ से उसको पहले ही जो है वो वीज़े की तरफ से सलामी है भाई, आपके वीज़ा जो है वो उस पर 50-50 चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्बेसी कहती है कि आपकी लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो इसलिए मैं इस चीज़ को बड़ा फोकस होके कहता हूँ कि जिन बच्चों के अकाउंट बिल्कुल नया अकाउंट है, हमें इन्वेस्टर वाला अकाउंट नहीं चाहिए पोलैंड का, जिनकी ऑलरेडी कुछ सेविंग्स हैं वो अपना जो है वो इसको रनिंग में रखें। 1.5 मिलियन जब आपने जिस दिन आपने वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाना है उससे 2 दिन पहले आप अपनी बैंक स्टेटमेंट निकलवा लें, दैट विल बी एनफ। अब दूसरी चीज़ जो मेजर आपके डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, देखिए आपका पासपोर्ट होना चाहिए आपका, फिर आपका जो है वो वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर, हाई रेजोल्यूशन पिक्चर जो आप फोटोग्राफर के पास जाएं और वहाँ से उसको शॉर्ट फॉर्म में ले लें। इसके अलावा आपकी अगर आप ग्रेजुएशन में आ रहे हैं तो आपकी मैट्रिक और हाई स्कूल सर्टिफिकेट इसकी आप IBCC से और मोफा से टेस्टेशन करवाएं, और इसको जो है फ्रंट और बैक का स्कैन कर लें। स्कैन आपने मोबाइल से नहीं, ऐसे पिक्चर जो है वो अपने वीवो के फिल्टर लगा के आप खींच लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। आपने सीधा जो है उसको प्रॉपर स्कैनर से किसी शॉप से जाके उसको स्कैन करवा लें, सीधी फॉर्म में, और टेढ़ा ना हो आपका स्कैन। फिर इसके अलावा क्या स्टेटमेंट है आपकी, जी ये बैचलर के बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट कॉलेज से जहाँ से आपने पढ़ा है। और जब हम मास्टर की बात करते हैं तो उसके लिए आपकी यही डिग्रीज और आपकी लास्ट डिग्री, आपके लास्ट ट्रांसक्रिप्ट देखें, यहाँ पे आपको डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट की ज़रूरत है। होप सर्टिफिकेट पे आपका बायर एडमिशन नहीं होता, दे डोंट नो कि आपका होप किस चीज़ की आप होप लगाए बैठे हैं तुसी तो बड़ियां लम्मियां लम्मियां उम्मीदां ला के बह जाते हो। तो बात यह है कि होप सर्टिफिकेट पे आपका एडमिशन नहीं होगा, आपकी कंफर्म डिग्री होनी चाहिए, आपका ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए। इसके अलावा एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट पोलैंड में एक चलती है, वो एक स्टेटमेंट होती है कि जो शो करती है कि आपने अगर ग्रेजुएशन स्टडीज़ की हैं तो आप मास्टर में जो है वो आगे आ सकते हैं। ये मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप पहले इन चीज़ों को समझें और उसके बाद जो है वो आप अपने डॉक्यूमेंट्स जब आपके पूरे हो जाएं, आपकी चेक लिस्ट पूरी होगी, फिर आप एडमिशन अप्लाई करें। तो विद इन जो है वो वीक या 2 वीक्स यूनिवर्सिटीज़ आपके एडमिशन का रिप्लाई बैक कर देती हैं। अच्छा, अब इसके बाद आ जाता है कि एम्बेसी की हम सर कैसे अपॉइंटमेंट्स का कैसे इंश्योर करें या उसका क्या सीन है। देखिए एम्बेसी आपको हमेशा 3 से 4 माह के गैप पे अपॉइंटमेंट देती है पाकिस्तान में। उसकी रीज़न ये है कि मुझे नहीं इसका पता, मैं यहाँ पे बैठा हूँ कि क्या ये पाकिस्तान में ऑलरेडी ये बुक कर लेते हैं फेक अपॉइंटमेंट जो आपको बाद में ब्लैक में भेजते हैं या वाट एवर। देखें एम्बेसी को आप जो प्रॉपर ईमेल करते हैं, अपना ऑफर लेटर लगाते हैं साथ, तो अगर तो उसमें गैप है क्लासेस में तो एम्बेसी आपको जो है वो अपॉइंटमेंट दे देती है। अगर गैप उसको नज़र नहीं आता 3 से 4 माह का, वो कह देती है हमारी स्लॉट्स ऑलरेडी फिल हैं। उसका तरीकाकार ये है कि जब आप यूनिवर्सिटीज़ जो आपको एक्सटेंशन लेटर देंगी, आप उनका एक्सटेंशन लेटर लेके साथ लगाएंगे, वो दोबारा आप उसी ईमेल से आप जो है वो ईमेल फॉरवर्ड करें यूनिवर्सिटी को, उनसे पूछे एक्सटेंशन लेटर का, एक्सटेंशन लेटर वो आपको भेजेंगी, वो फिर आपने एम्बेसी को ईमेल करनी है। फिर उसको ईमेल का फॉर्मेट बहुत मैटर करता है जो यहाँ पे आपने एम्बेसी को करना है। एम्बेसी फिर आपको अपॉइंटमेंट दे देती है। मेरे सारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट जिनको एक्सटेंशन लेटर मिला है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अपॉइंटमेंट मैंने लेके दी है और इसमें कोई इशू नहीं है। तो मसला ये है कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ आपको मैक्सिमम 1 मंथ की एक्सटेंशन देती हैं, तो यहाँ पे आगे प्रॉब्लम हो जाती है कि बच्चे चाहते हैं कि चौपड़ियाँ भी हों और 2-2 पब्लिक यूनिवर्सिटी हो, फीस भी कम हो, एक सेमेस्टर की फ़ीस देनी पड़े, एक्सटेंशन लेटर भी मिले, वीज़ा भी घर आके काउंसलर दे के जाए और साथ में जो है वो आपको शाबाश भी दे के जाए। तो ऐसे काम जो है वो मुश्किल हो जाते हैं। अब नेक्स्ट आ गया कि वीज़े की चेकलिस्ट क्या है। एम्बेसी वीज़ा चेकलिस्ट में देखें, मैं यहाँ पे भी शो कर रहा हूँ स्क्रीन में, इसमें आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है जो प्रॉपर फिल आउट होना चाहिए। इसके अलावा आपकी पासपोर्ट साइज़ जो है वो पिक्चर, वही जो आपने एडमिशन के लिए यूज़ की थी, यूरोपियन साइज़ जो है वो वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर। इसके अलावा आपका पासपोर्ट स्कैन है, आपका नेशनल ID कार्ड स्कैन है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है जो तकरीबन 15 से 16 हज़ार पाकिस्तानी में बन जाती है पूरे 1 साल की, जो आपको इनिशियल, क्योंकि वीज़ा आपने 1 साल का लेना है। इसके अलावा आपको जो है वो यूनिवर्सिटी का कंफर्म एडमिशन लेटर होना चाहिए आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर आप एम्प्लॉई थे या जिसकी बैंक स्टेटमेंट लगा रहे हैं उसकी लास्ट 6 सैलरी स्लिप्स लगा दें। आप अपनी कोई
प्रॉपर्टी की सेल रसीद या आप अपने कोई गाड़ी सेल की है उसकी लगा दें, अगर आपने एकदम अमाउंट अपने उसमें बैंक स्टेटमेंट में रखवाई है। तो ये चीज़ें हैं, इस तरह की चेकलिस्ट है। इसको अगर आप टाइमली, और आपको अकोमोडेशन लेटर होना चाहिए यूनिवर्सिटी की तरफ से, ये चीज़ें आप पूरी कर लें तो आपके वीज़े में प्रॉब्लम देखें। जहाँ पे आपने गेड़ा करवाया, जहाँ पे आपने झूठ बोला, जहाँ पे ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की एम्बेसी ने, वहीं पे आपको पकड़ लेना है और वहीं पे आपकी प्रॉब्लम हो जानी है। अब इसके बाद आ जाता है कि वीज़े के कितने चांसेस हैं। देखें, मैं पहले भी बार बार अपनी वीडियोस में कह चुका हूँ कि कोई यूरोप की एम्बेसी डन बेस वाला काम नहीं करती, और डन बेस वाला काम हमेशा झूठा होता है। कल मुझे एक बंदे की कॉल आई, कहता कि आप जी हमारे से डन बेस काम करें। मैंने जब उससे पूछा कि आप, वो खुद बंदा ओवर स्मार्ट बन रहा था, यहाँ पे बैठा था कहीं बाहर, मैं क्या आप बाहर कैसे आए हो? कहता मैं डंकी लगा के आया हूँ। यार अब मेरी बात सुने, डन बेस वाला काम आप कैसे कह सकते हैं? मुझे इस बात की छोटी दे दें कि आपके पास में कोई वीज़ा आपके काउंसलर ने देना है, आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल इधर इनके सिस्टम में आनी है, उसने आपको जो है वो सिस्टम में सारी वैल्यूएशन होनी है, आपका हर डॉक्यूमेंट को उन्होंने चेक करना है, आपकी बैंक स्टेटमेंट को चेक करना है, आपके एडमिशन को चेक करना है, आपकी प्रीवियस प्रोफाइल को चेक करना है, आपकी कैंडेंसी जो आपने इंटरव्यू दिया है उसको चेक करना है। तो कैसे डन बेस ये हो सकता है? कोई भी लॉजिकल बंदा अगर डन बेस की बात करके किसी को फंसाना है, तो मेरे लिए भी ये मुश्किल नहीं है कि मैं डन बेस बात कर लूँ कि हाँ जी आपका वीज़ा हो जाएगा, आपको ख्वाब दिखा के आपसे आपके पैसे हथिया लूँ, और बाद में जब आप वीज़ा लेके, क्योंकि वीज़े के बाद तो कोई भी किसी को कुछ नहीं कह सकता। अगर वीज़ा लग जाए तो वो मोस्ट वेलकम, उसके लिए वो पीर साहब हैं। अगर वीज़ा नहीं लगे तो वही 2-4 दिन उसके पीछे फिरेगा और बाद में लोग हट जाते हैं। यार ऐसा ही होता है। देखिए मेरी बात सुने, बहुत क्लियर कट कहता हूँ, यूरोप का वीज़ा डन बेस नहीं होता। यहाँ पे आपको उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स सीधे रखें, आप में काबिलियत होनी चाहिए तो आपका वीज़ा लग जाता है। कोई इतना इशू नहीं है। वीज़े कहाँ लेके जाने इन्होंने, ठीक है? ये घर में तो नहीं ना, ये एम्बेसी अगर यहाँ पे खोली है तो उनका उसका कोई मकसद होगा। लेकिन अगर ऐसे ही वीज़े ये बनने शुरू कर दें, डन बेस पे पैसे ले लें, ये ले लें, तो फिर तो हर बंदा दूसरा पाकिस्तान का अगले दिन जो है वो आंख अपनी यूरोप में खोले, पोलैंड में खोले, और पोलैंड में एक दफ़ा जिसने आंख खोल ली वो डेफिनेटली वापस जाने वाला नहीं है। छड्डो के गल लगे चले जानी। I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make.